नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार को पढ़ लिया है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पर चर्चा करते हैं। तो इस पे क्या ये क्या है, आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह भाग 4 में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 तक अनुच्छेद में रखा गया है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्य निर्देशक तत्व भाग 4 में निहित है। राज्य को दिए गए निर्देश हैं ये, यानी नीति निर्माण में राज्य को दिए गए निर्देश हैं निर्देशक तत्व। यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा लागू इनको नहीं करा सकते हैं। मूलभूत नीति निर्माण के लिए राज्य के कर्तव्य हैं। यह एक आदर्शवादी विचार है, लेकिन इसको न्यायालय द्वारा हम लागू नहीं करा सकते क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। यह एक अनोखी विशेषता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह एक अनोखी विशेषता है, यानी संविधान की आत्मा है। जी ऑस्टिन ने कहा यह संविधान की आत्मा है। अंबेडकर जी ने कहा कि यह एक अनोखी विशेषता है। इसके बाद केटी शाह ने कहा कि ऐसा चेक है यह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। केटी शाह ने कहा। एक हैं टी कृष्णाचारी, इन्होंने कहा सच्चा कूड़ादान, यह सच्चा कूड़ादान है, यानी समय पे इसका प्रयोग किया जाता है राज्य के द्वारा, क्योंकि अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है। इसको आप लागू भी नहीं करवा सकते जबरदस्ती। तो आइए अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 कहता है, आर्टिकल 36 की राज्य का अर्थ भाग 4 में वही है जो भाग 3 में है, यानी आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में वही है, यानी राज्य का अर्थ क्या है, यानी जो भाग 4 में वही है जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में हमने आपको बताया है कि राज्य किसे कहते हैं। इसका अर्थ परिभाषा अनुच्छेद 36 में किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 37 है। क्या कहता है आर्टिकल 37 की यह जो नीति निर्देशक तत्व है परिवर्तनीय नहीं है, मूलभूत है। नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा अपनी इच्छा के अनुसार। आर्टिकल 38 कहता है, 38(1) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। 38(2) 44वां संविधान संशोधन 1978 में आम में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की अवमानना, असमानता को दूर करें, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। यानी 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की समानता को लाना। असमानता को दूर करने के लिए ही यह नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जा सकता है, यह 38 कहता है। आर्टिकल 39 में कहा गया कि आर्टिकल 39 में इसमें 6 क्लाज हैं। तो 39 कहता है कि राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश समाजवाद को बढ़ाते हैं, यानी समाजवाद को बढ़ाने के लिए राज्य को नीति निर्माण हेतु जो निर्देश दिया जाता है इसी को ही कहते हैं। तो 39(a) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा राज्य। 39(a) में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका को प्राप्त कराएगा
तथा 39 बी कहता है भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि आधिकारिक सामूहिक हित हो। आधिकारिक सामूहिक हित हो ऐसा राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण कराएगा। 39 सी कहता है धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। धन हो एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। ये फंडामेंटल राइट पर प्रभारी हैं। 25वां संविधान संशोधन द्वारा 31 में इसे कर दिया गया। तो 39 का सी हुआ। अब देखते हैं 39 जो डी है ये क्या कहता है। 39 डी कहता है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। एक रणधीर सिंह वर्सेज भारत संघ 1982 का केस आता है। इसमें कहा गया जो संवैधानिक लक्ष्य है इसके प्रति न्यायालय जा सकते हैं। संवैधानिक लक्ष्य के प्रति न्यायालय हम जा सकते हैं, इस केस में कहा गया। तो 39 डी में समान कार्य की समान वेतन हो गया। अब 39 ई कहता है स्त्री पुरुष की स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो। 39 ई कहता है तथा आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर ना हो जो उसकी शक्ति आयु से बाहर हो। ये 39 ई में कहा गया है। 39 एफ कहता है बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य है। 44वां संविधान संशोधन 1942 में इसको जोड़ा गया। 39 एफ। इसके बाद एक है अनुच्छेद 40 जो गांधीवादी है। ग्राम पंचायतों का गठन यह करती है जो पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था इसी में ही इसके बारे में बताया गया है। तो यदि 39 ए को हमने बताया था कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। 39 ए 40 तक देखा था हमने अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्रदान करना, यानी बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, असमर्थता आदि के आधार पर सहायता प्रदान करना, यह आर्टिकल 41 में बताया गया है। आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य कार्य हेतु अनुकूल एवं मानवोचित दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता आदि उपलब्ध कराएगा, यानी मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा। वह कार्य हेतु अनुकूल एवं अनुकूल हो, आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 43 में कहा गया 43 में कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी लोक श्रमिकों को कृषि तथा उद्योग में। 43 ए कहता है, इसमें दो क्लास हैं। 43 ए कहता है 44वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया था 43 ए। इसमें उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। 43 बी कहता है यह 57वां संविधान संशोधन सन 2011 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि सहकारी समितियों की स्थापना करना होगा। आर्टिकल 19(1) में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दिया गया। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 43 बी में कि सहकारी समितियों की स्थापना करना। इसके बाद ये दोनों जो है ना एक गांधीवादी विचारधारा पर प्रभावित है, आर्टिकल 43 ए 43 बी। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 44, यह समान नागरिक संहिता यानी आचार संहिता, इसको यह बताती है कि यह आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 में क्या है? 45 में
बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान। यह आर्टिकल 45 में बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा से लागू किया गया कि 0 से 6 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया। बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का 0 से 6 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया। तो इससे फंडामेंटल राइट में 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। ये भी 86वां संविधान संशोधन में बढ़ाया गया था। मौलिक अधिकारों में भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो 45 में है 0 से 6 वर्ष तक है, इसको कहा गया कि बालकों की देखरेख करना एवं शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 कहता है यह भी गांधीवादी विचारधारा है कि दुर्बल वर्ग विशेषता तथा शोषण से सुरक्षा, यानी दुर्बल वर्ग विशेषता SC ST शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा तथा शोषण से सुरक्षा आदि के बारे में यह बताता है आर्टिकल 46। इसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 47 कहता है कि जीवन स्तर बढ़ाना तथा स्वास्थ्य सुधारना यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, यानी मद्य निषेध, औषधि बनाने, औषधि प्रयोग को छोड़कर मद्य निषेध, ये सभी आर्टिकल 47 में शामिल है। मद्य निषेध, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी जीवन स्तर को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को सुधारना है, राज्य का प्राथमिक यह कर्तव्य है। आर्टिकल 48 यह भी गांधीवादी है। इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक करेगा, जैसे दुधारू पशु, वाहक पशु के नस्ल में सुधार, संरक्षण एवं वध पर रोक लगाया गया है। यह 48 में है। राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैधानिक एवं आधुनिक करे। 48(1) कहता है, 48A को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसमें 48A में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीव सुरक्षा आदि को रखा गया है 48A में। इसके बाद आर्टिकल 49 कहता है कि स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा देखभाल यह राज्य का कर्तव्य होगा। 49 में कहा गया है। आर्टिकल 50 कहता है कार्य प्रणालिका एवं न्यायपालिका दोनों के पृथक्करण होना चाहिए, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संविधान का पालन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, मध्यस्थता आदि राज्य का कर्तव्य है, ऐसा आर्टिकल 51 में कहा गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों की तुलना। यदि देखते हैं तो मूल अधिकार तथा दोनों की तुलना पे चर्चा करते हैं। यह भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। यह भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। मूल अधिकार नागरिकों, व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं, यानी जीवन के लिए यह मौलिक है। यह राज्यों को दिए गए मूलभूत निर्देश हैं जो नीति निर्णय में राज्य लागू करे। आर्टिकल 32 के द्वारा यह परिवर्तनीय है। आप यह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 26 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह आर्टिकल 37 कहता है यह परिवर्तनीय नहीं है। राज्य नीति निर्माण में इन्हें लागू करे या नीति निर्माण के लिए मूलभूत करे, यह राज्य की इच्छा पर है। इसके बाद कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है यह राज्य पर बाध्यकारी है, लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ निर्देशात्मक है। यह नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। राज्यों को कुछ कार्यों को करने से मना किया जा सकता है, लेकिन यह नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। निर्देशक तत्व जो हैं DBSP सकारात्मक हैं, राज्य को कार्य करने के लिए
सिर्फ निर्देश दिया गया है। यह संविधान लागू होने के समय से ही प्राप्त है। इनको यह स्वतः लागू नहीं किया गया, इसके लिए राज्य विधि बनाकर इसे लागू करता है। इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं ये तथा उदारवादी राज्य की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी सामूहिक हित की बात की जाती है, इसमें समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, स्वतंत्रता समानता की, और इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक केस था चंपकम दुराई राजन केस 1951 ईस्वी में। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार डीपीएसपी पर प्रभावी है। द्वंद्व होने पर मूल अधिकार को वरीयता देंगे, यानी दी जाएगी। आर्टिकल 46 वर्सेस आर्टिकल 15 देखते हैं तो आर्टिकल 46 आरक्षण प्रदान नहीं करता है, जबकि आर्टिकल 15 भेदभाव को मनाही है। यानी यह दोनों में यदि द्वंद्व हो तो आर्टिकल जो 15 है वह जीत गया, ये हार गया आर्टिकल 46 में। यदि आर्टिकल 13 और वर्सेस 39 बी और सी में बात हो तो फंडामेंटल राइट को अतिक्रमण करने वाले विधि को निरस्त करता है, ये आर्टिकल 13 कहता है। और 39 बी सी कहता है कि इसे लागू करने के लिए आर्टिकल 13 के आधार पर निरस्त नहीं होगा, क्योंकि 14-19 का उल्लंघन होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें वर्सेज में दोनों कहा गया। तो मूल अधिकार डीपीएसपी के बाद अब देखते हैं दोस्तों कि मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की चर्चा कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों इसको अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।